नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 31A, 31B और 31C। आर्टिकल 31 जो है वो रिपील कर दिया गया था और इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो आर्टिकल है दोस्तों स्पेसिफिकली आपको कोई राइट नहीं देते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, आपके राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है या रिलीजियस फ्रीडम है, उनकी तरह यहाँ पर कोई आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है। इसलिए हम इनको स्पेसिफिक ना कहते हुए जनरल फंडामेंटल राइट कह सकते हैं। कंपटीशन या सिलेबस जो होता है आपका LLB या LLM का, उसमें भी ये इतने ज़्यादा नहीं मेंशन किए जाते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, तो इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी बन जाता है। 31A, 31B, 31C के अलावा 31D भी था, अगेन उसको रिपील कर दिया गया है, इसलिए हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है इन सब आर्टिकल्स की 31A, B और C की, तो इनका जो हेडिंग है उसको देखिए आप गौर से, सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। और ये जो हेडिंग है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो 42nd अमेंडमेंट 1976 थी उसमें दिया गया था इसको। तो अब हम देखते हैं कि सेविंग ऑफ द सर्टेन लॉज जो है इससे क्या मतलब है। तो इसका मतलब जो है आर्टिकल 31A, B, C में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो जितने भी आर्टिकल हैं ये सेव करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं कुछ प्रोविजन को जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। और वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट 31A के अंडर आपको जो प्रोटेक्शन है वो सर्टन लैंड लॉज को दी गई है जो कि रिफॉर्म के लिए थे, ठीक है ना, जो कि एग्रेरियन रिफॉर्म कह लीजिए आप या लैंड रिफॉर्म्स कह लीजिए, जिसमें कि बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे ज़मीनें लेकर उनको लैंडलेस जो थे उनमें बांटना था, या बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कॉरपोरेशन थी उनको नेशनलाइज करना या उनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना, क्योंकि जो सोशलाइजेशन या समाजवाद की एक लहर थी उस वक्त, और उसमें ये समझा गया कि भाई ऐसा करने से हम इक्वली जो मिनिमम इक्वालिटी है वो क्रिएट कर सकते हैं समाज में। जहाँ तक आर्टिकल 31B की बात है तो वो सेव करता है प्रोविज़न को जो कि 9th शेड्यूल में मेंशन की गई है। और जहाँ तक बात है आर्टिकल 31C की, तो वो सेव करता है प्रोविज़न की जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या मतलब है कि सेव कर रहा है। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं आर्टिकल 31A में ही ले रहा हूँ, जैसे कि उसमें कहा गया है कि भाई उसमें क्लोज दी गई है कुछ ABCD करके कुछ क्लोज हैं कि भाई इन सब एक्शन पे जो कि हम लेंगे जो कि रिलेटिंग टू सोशलाइजेशन है, कि समाजवाद लाना है, कि भाई जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको कम करना है, पब्लिक ओनरशिप में चीज़ों को लेना है, और इस तरह से जो लैंड रिफॉर्म है वो करने हैं। इन सब चीज़ों को करते वक्त हम पर किस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 31 भी था पर उसको हटा दिया गया था और उसकी जगह अब आर्टिकल 14 और 19 है कि भाई इन आर्टिकल का कोई असर नहीं पड़ेगा वहाँ पर। यानी कि कोई आदमी ये ना कहे कि भाई आर्टिकल 14 और 19 मेरे पास है तो इनका सहारा लेके मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा जो कि आप आर्टिकल 31A की ABCDE क्लॉज में कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, यानी कि वो जितने भी लॉ बनेंगे ABCDE की क्लॉज के अंडर उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो सारे क्या हैं, वैलिड होंगे और उनको सेव किया जाएगा किसके प्रभाव से, आर्टिकल 14 और 19 के प्रभाव से। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल 31A की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको इंसर्ट किया गया था, जब प्रोविज़न में डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन की, वो डाला गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। तो यहाँ पर देखिए कि 1950 यानी 1950 में आपका संविधान जो था वो बना और लागू हो गया, और 1951 में ही आपको उसमें संशोधन या अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि एक बहुत ही बेसिक जो गलती थी वो कर दी गई कि भाई आप लाना तो समाजवाद चाहते हैं पर इसके लिए जो लोगों के अधिकार हैं उन पे भी थोड़ा बहुत ही सही पर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी जो आर्टिकल है उसकी लैंग्वेज क्या कहती है। तो आर्टिकल 31A में जो कहा गया है वो है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा, यानी कि उन लॉ को सेव किया जाता है जो कि स्टेट या जो जागीरें होती थी, बहुत बहुत बड़ी भारी ज़मीनों के टुकड़े होते थे, उनको एक्वायर करने के लिए जो कि उन लोगों के पास है जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैंड है। तो उनसे लैंड लेकर हम किन लोगों को बांटेंगे, उन लोगों को जो कि लैंडलेस हैं या जो उन पर खेती करते हैं, उनकी जागीरों पर या उनकी स्टेट्स पर खेती करते हैं। इसमें फर्दर कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड आर्टिकल 13 नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर, जिसका कि मतलब है कि भाई नॉट विद स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय कुछ आर्टिकल 13 में हो जो कि है, जो कि रोकता है आपको फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करने से, उसकी एक अलग कहानी है। यानी कि आर्टिकल 13 जो है उसकी भी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखते हुए यहाँ पर यह कहा गया कि भाई जितने भी ये लॉ बनाए जाएंगे क्लॉज ABCDE के अंदर, तो यहाँ पर मैं
पूरा तो नहीं पढ़ूंगा आर्टिकल, पर उनके जो आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो क्लॉज ई जो है उसके अंदर है कि भाई जो स्टेट्स हैं उनका अधिग्रहण किया जाएगा स्टेट के द्वारा, या कोई अधिकार जो कि उन स्टेट्स में हो, और एक्सटिंग्विश और मॉडिफिकेशन ऑफ सच राइट, या फिर ऐसे राइट को खत्म कर दिया जाएगा या उसमें कोई बदलाव कर दिया जाएगा। क्लॉज बी के अंदर कहा गया है कि भाई स्टेट के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है उसको ले लिया जाएगा लिमिटेड पीरियड के लिए, या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा यानी कि लोगों की भलाई के लिए होगा, या फिर उसके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि अगर उनको लगता है कि भाई जो मैनेजमेंट नहीं हो रहा है इसका ढंग से, तो भी उसको स्टेट जो है वो उनसे ले सकती है कंट्रोल। सी जो है उसमें कहा गया है अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर कॉर्पोरेशन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और प्रॉपर मैनेजमेंट, कि 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉर्पोरेशन या कंपनी है उनको आपस में मिला देना फॉर पब्लिक इंटरेस्ट अगेन, या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट। डी में कहा गया है कि एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स, एमडी, डायरेक्टर, मैनेजर जो होते हैं कॉरपोरेशन के, और कोई भी किसी तरह का कोई वोटिंग राइट्स हो शेयर होल्डर का। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो कॉरपोरेशन थी या कंपनी थी उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, या उनके जितने भी कर्ता धर्ता हैं, जो उनके शेयर होल्डर हैं वोटिंग राइट के, उन सभी को जो है किसी तरह से एक्सटिंग्विशमेंट यानी कि ख़त्म किया जा सकता है या उनमें कोई बदलाव किया जा सकता है। इसी तरह से क्लोज ई जो है वो कहती है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट accruing by virtue of any agreement, lease, लाइसेंस। तो यानी कि इस तरह से कोई लीज हो सकती है, जो पट्टा हो सकता है, कोई लाइसेंस हो सकता है, उसको भी ख़त्म कर सकती है स्टेट, या उसमें बदलाव कर सकती है। और इस तरह के जो होंगी वो किस तरह की मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल ऑयल हो सकते हैं, या इसमें प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी आ सकता है, यानी कि कोई अगर 20 साल का एग्रीमेंट है तो हो सकता है वो प्री मैच्योर टाइम से पहले ही आप उसको ख़त्म कर दिया जाए, या कैंसिलेशन ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, लीज और लाइसेंस, या उसको कैंसिल कर दिया जाए। और ये बहुत ही वाइड पावर जो थी स्टेट को दी जा रही थी इस आर्टिकल के जरिए, और ये किस लिए किया जा रहा था, ताकि जो कंट्रोल है वो स्टेट्स अपने हाथ में ले ले, प्राइवेटाइजेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए, स्टेट कंट्रोल हाथ में ले, रिसोर्सेज को अपने हाथ में ले, और फिर उनसे जो भी अर्निंग होती है उसको कोशिश करे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फर्दर इसमें कहा गया है शैल बी डीम टू बी वॉइड। अब इसको कनेक्ट करिएगा ऊपर वाले से, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर से, तो इसका मतलब ये बनता है कि उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद और टेक्स अबे और अब्रिज एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। यानी कि आप इन लॉज को इस ग्राउंड पे नहीं कह सकते कि भाई ये मेरा आर्टिकल 14 या 19 के अंडर कोई अधिकार या मूलभूत या बेसिक अधिकार उसको छीन रहा है, उस ग्राउंड पर आप इसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट फर्दर फिर एक प्रोवाइडेड जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट if such law made by the state legislature sent of the president for such law mandatory for implementation, कि भाई अगर इस तरह का लॉ जो है कोई स्टेट के द्वारा, यानी कि जो स्टेट है हमारी जैसे पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अगर इनके द्वारा बनाया जाता है तो वो जो है उसके लिए फिर आपको उसको रिजर्व रखा जाएगा। जैसे कि एक प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट जो है उनके पास वो बिल जाएगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होंगे, तभी उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकेगा। फर्दर अगेन फिर प्रोवाइडेड है इसका, फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट मेड लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, यानी कि अगर स्टेट लॉ बनाती है एक्विजिशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट या जागीर जो है उसको एक्वायर करने का, जिसमें कि पर्सनल कल्टीवेशन की लैंड हो, जिसमें कि आदमी खुद कल्टीवेशन कर रहा है, पर्सनल कल्टीवेशन यानी कि खुद कल्टीवेशन कर रहा है, और इस तरह की लैंड जो है अगर वो सीलिंग लिमिट के अंदर हो, यानी कि एक आदमी को सीलिंग लिमिट के अंदर जितनी लैंड दी गई है, अगर आपको उसमें से कुछ एक्वायर करना है स्टेट को, तो फिर स्टेट को मार्केट वैल्यू के बराबर जो है उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यानी सीधी सी बात है, अगर तो सरप्लस है तब तो उसको कोई जरूरत नहीं कंपनसेशन देने की, वो आप लेके और जो लैंड लेस है उन्हें दे सकते हैं। पर अगर उसकी सीलिंग लिमिट के अंदर है, यानी कि जितनी वो रख सकता है कानूनी रूप पर, उसको एक्वायर करना है, तो फिर आपको मार्केट वैल्यू के बराबर जो कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह की प्रोटेक्शन दे दी गई। आगे दोस्तों जो आर्टिकल 2 है उसमें स्टेट वर्ड जो है, जिसको आप जनरली कह दें कि भाई बहुत बड़ी ज़मीन है, या बहुत ज़्यादा ज़मीन के मालिक हैं, या जागीर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उस वर्ड का जो मीनिंग्स है उसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। कि भाई जनरली तो हम यही मानते हैं कि स्टेट यानी कि बहुत बड़ी उसकी प्रॉपर्टी होगी, ज़मीन होगी, पर इसका टर्म का जो मीनिंग है वो अगर लोकल लेवल में कुछ और यूज़ किया जाता है तो उसको भी एक्सेप्टेड किया जाएगा। तो ये जो एक तरह से एक जो डेफिनेशन है जो लोकल लेवल पर जागीर की किसी तरह से अलग हो सकती है, जो कि होती भी हैं, तो उसको भी उन्होंने कहा कि वो उसमें इंक्लूडेड होगा। और उसके कुछ नाम जो हैं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि भाई ये टर्म जो स्टेट के लिए यूज़ की जाती है। फर्दर इसी क्लॉज के अंडर ये भी कहा गया है कि भाई ये जो टर्म राइट है
स्टेट से लेकर ये किस तरह की होगी, तो उसमें कहा गया कि भाई इसमें प्रोप्राइटर हो सकते हैं, सब प्रोप्राइटर, टेन्योर होल्डर यानी किसी फिक्स पीरियड के लिए अगर उसको होल्ड किया गया है तो भी, या फिर कोई इंटरमीडियरी, या फिर किसी तरह का कोई अधिकार या विशेष अधिकार जो कि लैंड रेवेन्यू के विषय में हो सकता है किसी के पास, तो उसको भी राइट की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है इस आर्टिकल की प्रोविजन के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 31 से जुड़े हुए कुछ केस लॉस। पहला केस लॉ है हमारे पास गुलाब भाई वल्लभ भाई का, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई जो स्टेट वर्ड है यहाँ पर, इसका जो अभिप्राय या इसका मीनिंग जो है वो जुड़ा हुआ है उस लैंड से जिसका कि लैंड रेवेन्यू पे किया जाता हो। यानी सिंपली कि भाई लैंड रेवेन्यू कोई पे कर रहा है किसी भी कैपेसिटी में, तो वो प्राइवेट ओनरशिप में होंगी, है ना। और साथ में ये कहा कि उसको होल्ड किया गया हो अकॉर्डिंग टू द लैंड लॉस। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों पी वज्रावेलु का, जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कि मद्रास से रिलेटेड था उसकी बात की गई थी, और उसी के अंदर ये प्रोविजन थी जिसमें कि लैंड जो थी उसको एक्वायर करना था हाउसिंग पर्पस के लिए, यानी कि जैसे कॉलोनी बनती हैं या इस तरह से उसको हाउसिंग पर्पस के लिए एक्वायर करना था। उसमें कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एक्विजिशन आपका हाउसिंग के लिए है, यहाँ पर आपको लैंड रिफॉर्म या एग्रेरियन रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये आर्टिकल 31A की प्रोटेक्शन के अंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट केस लॉ है बालमाडीज प्लांटेशन लिमिटेड का, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर फॉरेस्ट या जंगल की जो मालिकाना हक है या ओनरशिप है, अगर वो ट्रांसफ़र कर दी गई है स्टेट को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो एग्रेरियन रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म जो है उसके लिए किया गया है। यानी कि मेयर इतना करने से कि जंगल को आपने ट्रांसफ़र कर दिया स्टेट को, ये नहीं कहा जा सकता कि आप एग्रेरियन रिफॉर्म कर रहे हैं या लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं। आपको उसके लिए प्रॉपर कानून बनाना पड़ेगा और वो पूरा प्रोसीजर आपका पहले से ही डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रणजीत सिंह का, जिसमें कि ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स एक्ट जो था उसकी बात की गई। इसमें दोस्तों जो एक पोर्शन ऑफ लैंड था उसको रिजर्व किया गया था, यानी कि उसको लिया गया था कुछ लोगों की ओनरशिप से, और कहा गया कि भाई इसको हम कॉमन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो है वो लैंडलेस या नॉन प्रॉपर्टियर जो है उनको दे दिया जाएगा, और यहाँ पर जिनसे लिया गया है उनको किसी तरह का कंपनसेशन भी नहीं दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया कि भाई ये पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 31A के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें कि डिस्कशन था केरला प्राइवेट फॉरेस्ट एक्ट का। इसमें जो प्राइवेट फॉरेस्ट था उसको लिया गया और उनको कंपनसेशन भी नहीं दिया गया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पुअर यानी गरीब लोगों को कर दिया गया। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है अगेन फॉल करता है आर्टिकल 31A की पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 31B, जिसको कि अगेन इंसर्ट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये जो है ये किसको प्रोटेक्ट करता है, ये 9th शेड्यूल को प्रोटेक्ट करता है। और ध्यान रखिएगा 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था भारतीय संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को। और जो उसका हेडिंग है दोस्तों वो कहता है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। और जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है इसकी उसमें कहा गया है विदाउट अफेक्टिंग द जनरलिटी ऑफ द आर्टिकल 31A, यानी कि जो 31A है उसकी जो एक जनरल इम्प्लीकेशन है उसको आप प्रभावित नहीं करेंगे, और नो एक्ट एंड रेगुलेशन इन 9th शेड्यूल और देयर प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड और एवर टू हैव बिकम वॉइड। यानी जो भी आपका 9th शेड्यूल के अंदर एक्ट्स या उसके अंदर जो रेगुलेशंस हैं उनकी जितनी प्रोविज़न है उनको वॉइड नहीं समझा जाएगा, या अगर वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है तो भी उनको नहीं वॉइड माना जाएगा। तो इस आर्टिकल का ध्यान रखिएगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और ग्राउंड कौन सा होगा, वो अगेन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स। पर अगेन एक बात कही गई है कि जितने भी इसमें एक्ट या रेगुलेशन है उनमें जो लेजिस्लेचर है वो उसको अमेंड कर सकती है, उसको रिपील कर सकती है। बट अगेन कोर्ट जो है उसकी पावर को भी रिजर्व रखा गया है, जैसे कि कोर्ट जो है किसी भी स्टैट्यूट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर उसे लगता है कि भाई ये किसी तरह से इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। और एक बात ध्यान से समझिएगा कि जैसे कि मैंने कहा कि इस आर्टिकल की प्रोविजन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी कि जिस दिन से आई है ये उससे पहले के जो लॉ हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है, फिर चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों ना हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले के लॉ क्यों ना हो, उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है। और इस तरह के लॉ जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। 1948, 49 के कुछ लोग हैं जो कि 9th शेड्यूल में हैं। तो सिंपली हम कहें कि ये 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी एक्ट रेगुलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से ये प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट से। और मान लीजिए कि कोई एक्ट जो है अगर 9th शेड्यूल में आने से पहले जो था वॉइड था बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2, अगर आप 13 या 13 क्लॉज 2 देखें संविधान की
तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक्ट भी वैलिड हो जाएंगे आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल एंड इट्स रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। दोस्तों इसके अंदर केस लॉ देखते हैं पराग आइस मिल का, जिसमें कि क्वेश्चन रेज किया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स को लेकर, और स्पेसिफिकली ये था रिलेटिंग टू सेक्शन 3, जिसमें कि अथॉरिटीज के पास ये पावर थी कि वो ऑर्डर या डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट में ये चैलेंज हो गया। डिसीजन जो इसमें हेल्ड किया गया उसमें मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि भाई ये जो पावर है ना ये इंक्लूडेड है इसमें, चाहे वो ऑर्डर्स नोटिफिकेशन फ्यूचर के लिए हों या फ्यूचर में बनाए जाएंगे, पर ये इसके अंदर इनहेरिट है पावर और वो ऐसा कर सकती है, इसलिए ये वैलिड है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों वामन राव का, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि वो सारी अमेंडमेंट जो कि 9th शेड्यूल में की गई थी केशवानंद भारती केस से पहले, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, बट वो अमेंडमेंट जो कि की गई 9th शेड्यूल में केशवानंद भारती के केस के बाद यानी 1973 के बाद, उनको चैलेंज किया जा सकता है। किस आधार पर? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, आप देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 31C। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 31C में किसको सेव किया जा रहा है, तो वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को। केशवानंद भारती के केस में इस आर्टिकल की जो वर्डिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में एक सब्सटीट्यूशन किया गया था इस आर्टिकल में, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। ओल्ड प्रोविजन क्या थी और नई क्या है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फिर से सब्सटीट्यूशन किया गया और उसकी भी ओल्ड प्रोविजन क्या थी और नई जो अमेंडमेंट करके डाली गई वो क्या थी, वो आपकी स्क्रीन पे है। तो अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 31C जो है उसकी वर्डिंग। इसमें कहा गया है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि उन लॉ को सेव किया जा रहा है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जितना भी हमें कहा गया है, अगर उनको इम्प्लीमेंट करते समय कुछ लॉ हमें बनाने पड़ेंगे। फर्दर इसमें कहा गया है कि इंस्टेड ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, यानी कि आर्टिकल 13 के अंदर जो मेंशन किया गया है उसे सुरक्षित रखते हुए, इफ एनी लॉ गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अगर कोई कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल या दिशा निर्देश सिद्धांत जो है राज्य के लिए, अगर उनको लागू करता है, शैल नॉट बी डीम टू बी वॉइड, और उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, ऑन द ग्राउंड दैट इट इनकन्सिस्टेंट, कि भाई ये जो है इनकन्सिस्टेंट है, और टेकिंग अवे और अब्रिजेस एनी राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, कि भाई ये किसी तरह से आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन कर रहा है या उनको उनकी जो एक इफेक्टिवनेस है उसको कम कर रहा है। एंड सच लॉ ऑल्सो नॉट टू बी इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी, और इस तरह का जो लॉ बनाया जाएगा यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको कोर्ट में नहीं कॉल कर सकते या कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये जो लॉ बनाया गया है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो रूल्स हैं या उनके जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार नहीं है। तो इस तरह से आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और अगेन इस आर्टिकल में कहा गया है अगर इस तरह का लॉ जो है वो स्टेट बनाती हैं तो फिर प्रेसिडेंट के लिए वो रिजर्व रखा जाएगा, प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद ही वो लॉ बन सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केस लॉ। केस लॉ जो है इसमें फर्स्ट है केशवानंद भारती का, जिसमें कि इस अमेंडमेंट को ही चैलेंज कर दिया गया था 25th अमेंडमेंट 1971 को। तो इसमें 13 जजेस का जो बेंच था वो बैठा था और उसने डिसाइड किया इस मैटर को, जिसमें से 5 जजेस ने ये कहा कि भाई ये आर्टिकल टोटली इनवैलिड है, 6 जजेस ने ये कहा कि ये आर्टिकल जो है वैलिड है, और साथ में उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल है ये हमें रोक नहीं सकता किसी चीज़ की वैलिडिटी को एग्जामिन करने से। एक जो जज थे उन्होंने फर्स्ट पोर्शन को कुछ वर्ड हटाकर वैलिड करार दिया और सेकंड जो पोर्शन था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। एक और जज थे जिन्होंने कि फर्स्ट पोर्शन को पूरी तरह से वैलिड करार दिया और सेकंड पोर्शन को कहा कि ये वॉइड है। इस तरह से देखा जाए तो लास्ट वाले जज और 6 जज जो पूरी तरह से सहमत थे उनकी मेजोरिटी होगी 7 की। अब 7-6 की मेजोरिटी से ये बात माननी पड़ी कि इसका पहला पोर्शन जो है वो वैलिड है और जो लास्ट वाला है वो एक तरह से इनफेक्टिव है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है अपनी कोर्ट की, उसने उसको रिटेन किया और उस पर किसी तरह का कोई जो है पाबंदी लगाई जाए या उस पर किसी तरह उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाए, उस कोशिश को भी उन्होंने नाकाम किया। नेक्स्ट केस लॉ जो है वो स्टेट ऑफ कर्नाटका का है आपकी स्क्रीन में, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 39B और 39C के अंडर जो कहा गया है उसका और जो पॉलिसी इस आर्टिकल के अंडर बनाई जाएगी उसका आपस में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है।
और अगर वो नहीं होता है रिलेशन तो फिर आर्टिकल 31C जो है उस स्टैट्यूट को नहीं बचा पाएगा या उसकी प्रोटेक्शन वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट केस लो है दिव्या सिंह मलाना का। इसमें कोर्ट ने उड़ीसा लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था उसको अपहेल्ड किया, यानी कि उसको सही माना, क्योंकि इसका एम जो था वो एग्रेरियन रिफॉर्म था और इसमें जो सरप्लस लैंड थी, जो बहुत ज़्यादा लैंड थी, उसको जो लैंडलेस थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना भी इसका एक उद्देश्य था। यानी कि ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39B था और इस तरह से जो एक्ट था और जो 39B है उनका नेक्सस जो एक रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश हुआ और कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट जो है वो सही है। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों मिनर्वा मिल का, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो सुपीरियर हैं किससे, फंडामेंटल राइट से। अब यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा 31C जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ही सेव करने की कोशिश करता है। और क्या ऐसा करते वक्त ये आर्टिकल 14-19 की प्रोविज़न को सुपरसीड कर सकता है? तो इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई एब्सोल्यूट प्राइमेसी देना, ये कहना कि भाई नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी है तो वो एब्सोल्यूट प्राइमेसी जो है वो नहीं हो सकती और एक बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए पार्ट 3 और 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों वामन राव का केस, जिसमें कि आर्टिकल 31A, 31B और 31C को चैलेंज किया गया था। आर्टिकल 31A के बारे में कहा गया था कि ये किस तरह का कोई बेसिक स्ट्रक्चर या जो एक ढांचा है बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। आर्टिकल 31B के बारे में कहा गया कि वो अमेंडमेंट जो केशवानंद भारती के केस से पहले की गई हैं उनको तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, पर लेटर ऑन जो है उनको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 31C के बारे में कहा गया कि ये जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी ना इसमें, उससे पहले जैसा था उस लिहाज से ये ठीक था और इसके बारे में जो केशवानंद भारती केस की जजमेंट थी वो भी सही थी, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड किया जाना चाहिए। यानी कि जब तक मामला 39B और 39C तक था तब तक तो ठीक था, पर जब इसमें पूरा 4th पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इंक्लूड कर दिया गया तो वहाँ पर वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है।